प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृति के 4 अध्याय। यूनिट 10 से जो है अभी तक मैंने 13 रचनाओं को पढ़ा दिया है और उसका PDF में मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बस एक रचना जो है बचा हुआ था, संस्कृति के 4 अध्याय, तो उसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है बहुत बड़ा है, कम से कम 800 पेज से भी ऊपर है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है और आएगा भी, है ना। तो उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने जो है आज की क्लास में लिया है। क्लास लंबी भी हो सकती है, 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं क्लास, है ना। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, धैर्यपूर्वक जो है आप लोग क्लास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं संस्कृति के 4 अध्याय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1956। रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 और मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं इस रचना के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखेंगे, इस रचना में भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का अद्वितीय प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। भूमिका किसने लिखा है? तो नेहरू जी ने लिखा हुआ है। यह पुस्तक किसको समर्पित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। एक एक पॉइंट जो है आप सभी के लिए प्रश्न है ये। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1959 में। अब इस पुस्तक में जो है 4 क्रांतियों के बारे में बात की गई है। जैसे कि पहली क्रांति में जो है आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आर्यों का आगमन हुआ था। दूसरी क्रांति में जैन बौद्ध आंदोलन हुआ था। तीसरी क्रांति जब आप पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय जब पढ़ेंगे, इसमें 4 अध्याय है ना। संस्कृति के 4 अध्याय में जो है, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, इसमें जो है 4 अध्याय हैं। अभी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि इसमें जो है 4 क्रांतियाँ दिखाई गई। उन क्रांति में किस किस का आगमन हुआ है, ये हम देख लेते हैं इस पॉइंट्स के द्वारा। तो जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, तथा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी संस्कृति बनी। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले आए। तीसरी क्रांति देखेंगे तो तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म रूप में भारत पहुंचा। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म रूप में जो है भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। उसके बाद चौथी क्रांति की बात करें तो चौथी क्रांति अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। उनके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों नव जीवन का शुरुआत किया। ठीक, ये 4 क्रांतियों के बारे में हमने पढ़ा। आगे देखेंगे तो इसके 4 प्रकरण हैं। इस पुस्तक में जो है 4 अध्याय हैं। ठीक है, 4 प्रकरण नहीं होगा यहाँ पे, 4 अध्याय। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं। ठीक है, 4 अध्याय में, चारों अध्याय में जो है प्रकरण लगे हुए हैं और उन प्रकरण के नाम भी है, उसको हम आगे भी देखेंगे। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण हैं, तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण हैं, चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण हैं। कुल कितने प्रकरण हो गए? 39 प्रकरण हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। ठीक, तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। मिलान के लिए आ सकता है, प्रकरण दे देगा, इधर प्रकरण देगा, इधर जो है 3, 7, 12, 17 ऐसे दे देगा। 3, 12, 17 और 7 ऐसे दे देगा और इधर प्रकरण प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, मिलान के लिए प्रश्न आप लोग समझ सकते हैं,
है ना, आएगा ऐसे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं इसलिए मैं उनको बता रही हूँ, कुछ नए स्टूडेंट भी देख रहे होंगे इस क्लास को, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आएगा मिलान के लिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आ चुका है प्रश्न यहाँ से। आगे बढ़ेंगे। अब जो यहाँ से हम पुस्तक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे अब बुक ओपन करेंगे तो देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। उसके बाद जो है एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है, तो इस श्लोक को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस श्लोक को आप लोग ध्यान रखिएगा, और जब भी टाइम मिले आप जब इसको पढ़ते हैं बुक को, मेरे PDF से या मेरी क्लास को, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्या पता पूछ दिया जाए किस पुस्तक से लिया गया है इस श्लोक या श्लोक, तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो समर्पण यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, सामासिक संस्कृति का साकार प्रतिमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनीत कर कमलों में, ये किसने लिखा है? विनीत करते हैं ये रामधारी सिंह दिनकर ने। यह पुस्तक किसको समर्पित किया है, किसके चरणों में समर्पित किया है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक ना। चलिए अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, और एक एक अध्याय में प्रकरण लगे हुए हैं, तो उनके नाम देखते हैं। प्रथम अध्याय का नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, और इसको आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे तो ही याद होगा, एक बार के पढ़ने से याद नहीं होने वाला, ठीक ना। तो पहले अध्याय का क्या नाम है? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें जो है पहले प्रकरण का क्या नाम है? भारतीय जनता की रचना, ठीक ना। प्रथम अध्याय का ये नाम है, ठीक। प्रथम अध्याय का नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें जो प्रकरण लगे हुए हैं टोटल 3 प्रकरण हैं, है ना, 3 प्रकरण है ना। तो पहले प्रकरण का नाम है भारतीय जनता की रचना। इसके अंतर्गत जो है आदमी की नस्ल पहचानने वाले शास्त्र, जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता, भाषा की कसौटी और भारतीय जनता, निग्रो जाति विषयक अनुमान, ऑस्ट्रिक या अग्रेय जाति का आगमन, द्रविड़ जाति का आगमन, इस सब के बारे में उल्लेख किया गया है प्रथम प्रकरण में, यानी प्रथम अध्याय के प्रथम प्रकरण में, ठीक है। उसके बाद चलेंगे दूसरे प्रकरण पे। दूसरे प्रकरण का नाम है आर्य द्रविड़ समस्याएं। इसके अंतर्गत द्रविड़ कौन थे, आर्य और द्रविड़ संज्ञाएं क्या थी, आर्यों का मूल स्थान क्या था, देवासुर संग्राम का भूगोल, ऋग्वेद की रचना काल, लेखन कला और लिपि, किरात जाति, पारसी जाति, इस सब के बारे में जो है प्रथम अध्याय के दूसरे प्रकरण यानी आर्य द्रविड़ समस्याएं, इसके अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। अब आप यहाँ पे एक मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने बताया ये रचना बहुत बड़ा है, 800 पेजों का है, तो देखिए बहुत मुश्किल है उसको पूरा पढ़ना, है ना। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, और आपका इंटरेस्ट है अगर पढ़ने में तो ही आप पढ़ पाएंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना मुश्किल है, कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन इतना टाइम भी होना चाहिए ना। इतना बड़ा सिलेबस है UGC नेट का, इसी को लेके बैठ जाएंगे तो पूरा यूनिट छूट जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो मैं ये बता रही हूँ, जितने अध्याय हैं और इसके अंतर्गत जो मैं बता रही हूँ, इसको बस आप लोग पढ़ लीजिए। प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक। और एक 2-3 पेज आगे भी मैंने रखा है, वहाँ आप लोग देख लीजिए। प्रश्न ये इसी के इर्द गिर्द बनता है ना। अगर नहीं विश्वास है तो आप PYQ सॉल्व कर लीजिए, और आने वाला जो पेपर होगा उसमें मैं गारंटी के साथ आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, ठीक ना। तो इतना ही आपको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने पूरी पुस्तक पढ़ लिया है, आपने जो है पूरा पुस्तक आप लोग पढ़ के बैठे हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रकरण। तीसरा जो प्रकरण है इसका नाम है आर्य और आर्यतर संस्कृति का मिलन। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृति के कुछ युगों के बारे में बताया गया है। आर्य द्रविड़ संबंध, आर्य और द्रविड़ भाषाएं, आर्य और द्रविड़ स्वभाव। अब यहाँ से पूछ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय के तृतीय प्रकरण में इनमें से किस विषय में बात की गई है, किस विषय का उल्लेख मिलता है। तो और कोई और दे देगा, यहाँ पे दे देगा आर्य और द्रविड़ स्वभाव, कुछ भी यहाँ से दे सकता है। तो इसको आप लोग पढ़िए, याद रखिए बार बार। याद तो मुश्किल है, लेकिन बार बार पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर याद रहेगा।
उसके बाद देखेंगे आगे वर्ण व्यवस्था और जाति भेद। वर्ण व्यवस्था और जाति भेद का उल्लेख ये विषय कहाँ पे मिलता है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के पहले अध्याय के 3रे प्रकरण में, है ना। जाति प्रथा जन्मी कैसे, इसके बारे में बताया गया है। अंतरजातीय विवाह क्या है वो बताया गया। ब्राह्मण, शूद्र और नारी का स्थान क्या है। समन्वय की प्रक्रिया क्या है। भौगोलिक एकता का भाव। समन्वय के कुछ दृष्टांत। शैव धर्म कीर्तिकीय और गणेशा। शिव के आर्य और द्रविड़ नाम। वैष्णव धर्म। कृष्ण नाम की प्राचीनता। देखिए कृष्ण नाम की प्राचीनता इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं बताती भी चल रही हूँ कि क्या क्या आपको इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला देखेंगे वैदिक संस्कृति के कुछ युग। आर्य द्रविड़ को छोड़ दिए। वर्ण व्यवस्था और जाति भेद। जाति प्रथा जन्मी कैसे, ठीक। अंतरजातीय विवाह। ब्राह्मण, शूद्र और नारी का स्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक एकता का भाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे शैव धर्म कीर्तिकेय और गणेश, ये भी शिव के आर्य और द्रविड़ नाम। वैष्णव धर्म, ठीक। कृष्ण नाम की प्राचीनता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृष्ण नाम की प्राचीनता। राधा नाम पर विचार। राम कथा की प्राचीनता। और लास्ट का आप लोग हिंदू नाम का इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदू नाम का इतिहास। हिंदू संस्कृति की रचयिता, ठीक ना। भारत में आने वाली अन्य जातियां। हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। ये आप लोग जब पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत हेजिटेशन होगा कि बाप रे इतना ज़्यादा है कैसे याद होगा, लेकिन इत्मीनान के साथ इसको आराम से पढ़िए। फिर देखिए भाई पेपर निकालना है तो जो सिलेबस में है टॉपिक लगा हुआ उसको तो याद करना है, पढ़ना ही है ना। तो ये सोच के पढ़िए हमें पेपर क्लियर करना है, ये सोच के नहीं कि भाई इतना ज़्यादा है कैसे पढ़े, फिर भी याद ही नहीं होगा। तो ऐसे ये याद हो जाएगा। बात हो गई अब पहले अध्याय की। अब चलते हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय का नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। द्वितीय अध्याय का क्या नाम है बताइए? प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसके अंतर्गत जो है 12 प्रकरण लगे हुए हैं। तो देखेंगे पहले प्रकरण का क्या नाम है? बुद्ध से पहले का हिंदुत्व। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, ठीक है। द्वितीय अध्याय जब पढ़ेंगे तो इसमें जो है जैन बौद्ध आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो इसमें वैदिक वांग्मय, वेदांग, उपनिषद क्या है, वेदों और उपनिषदों की विचारधारा क्या है, बहुदेववाद क्या है, उपनिषदों की विशेषताएं क्या हैं, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद युग, उपनिषद का प्रभाव, बौद्धिक कोलाहल के अन्य प्रमाण, ये द्वितीय अध्याय के पहले प्रकरण में है, ठीक ना। इस विषय पे बात किया गया है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व। ये आसान है, इससे यहाँ से आएगा तो आप लोग पहचान लेंगे। दूसरा प्रकरण है जैन धर्म। जैन धर्म इसमें जो है दूसरे प्रकरण में देखेंगे तो विद्रोह का कारण क्या है, नास्तिकता की परंपरा, अहिंसा की परंपरा, पूर्वी भारत में क्रांति के बीच, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूर्वी भारत में क्रांति के बीच और अहिंसा की परंपरा। विद्रोह का कारण क्या रहा ये भी है ना, अहिंसा और क्षत्रिय जाति, जैन धर्म की विशेषताएं क्या थी, जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे। तो जैन धर्म को लेकर अगर पूछेगा तो द्वितीय अध्याय में जो है इसके बारे में बात की गई है, द्वितीय अध्याय के दूसरे प्रकरण में। ओके, वैदिक धर्म पर प्रभाव, जैन धर्म का इतिहास क्या था। अब बात करते हैं तीसरा प्रकरण। तीसरे प्रकरण का क्या नाम है? बौद्ध धर्म। दूसरे प्रकरण का नाम जैन धर्म, तीसरे का बौद्ध धर्म। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बात की गई है, देखा है यहाँ पर देख सकते हैं। वैदिक धर्म से समानता, बौद्ध धर्म और आचार। यहाँ से देखेंगे क्या बुद्ध नास्तिक थे, तो क्या बुद्ध नास्तिक थे, यहाँ से देखिए एग्जामिनर प्रश्न भी सोच समझ के बनाता है कि ऐसा प्रश्न बनाऊं कि स्टूडेंट जो पकड़ ना पाए, है ना। तो क्या बुद्ध नास्तिक थे, यहाँ से ये नहीं दे सकता, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आत्म और निर्वाण, तो निर्वाण से आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की आप बात करेंगे तो निर्वाण वहाँ पे शब्द बहुत बार देखने को मिलता है। हिंदुत्व का बुद्धिकरण, बुद्ध का व्यक्तित्व, कर्म की महत्वता, बौद्ध धर्म की सीमाएं, पौराणिक समन्वय, हिंदुत्व का खरण। अब बात करते हैं चौथे प्रकरण। द्वितीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। टोटल 4 अध्याय हैं। चौथे प्रकरण का नाम है वैदिक बनाम बौद्ध मत। इसके में अंतर्गत जो है महायान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। महायान के बारे में बताया गया है। नागार्जुन का शून्यवाद क्या था, वैदिक मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या था, निवृत्ति का प्रचार, आचार पर प्रभाव, जाति प्रथा को चुनौती। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जाति प्रथा को चुनौती, सांस्कृतिक उपनिषदों की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
ये चौथे प्रकरण वैदिक बनाम बौद्ध मत में ये इसका विषय मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता मौर्योत्तर हिंदू जागरण। ओके, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे प्रकरण 5, इसका नाम है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। ठीक है, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। इसके अंतर्गत जो है बाहरी दुनिया के संपर्क, गणित, ज्योतिष और विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। ठीक, ज्योतिष विज्ञान जो है 5वें प्रकरण में मिलता है। बृहत्तर भारत से संबंध, बाली द्वीप एवं द्वीप, सुमात्रा, वर्णी, हिंद चीन के साथ संबंध, बुद्ध और कन्फ्यूशियस, बर्मा और श्यामा। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बर्मा और श्यामा। जापान में बौद्ध मत। अब देखते हैं छठा प्रकरण। छठा प्रकरण का नाम है बौद्ध स्थान पर शक्त प्रभाव। इसके अंतर्गत देखेंगे क्रांति के गंगा में शैवाल, शाक्य धर्म का परिचय, योग शास्त्र, तंत्र मार्ग, शाक्य दर्शन, उल्टी धारा की साधना, तंत्र साधना की परंपरा, है ना, इस सब के बारे में जो है बात की गई है। आगे देखेंगे प्रकरण 7। 7वें प्रकरण का नाम है बौद्ध आंदोलन की सामाजिक प्रसंग। बौद्ध आंदोलन की सामाजिक प्रसंग। इसके अंतर्गत जो है चिंगारी जो बुझी नहीं, वेद विरोधी आंदोलन, नए और अनाचार के बीच दरार, बौद्ध मत पर पुराणों के आक्रमण, जैनों और बौद्धों पर शैव का प्रहार, इस्लाम के पूर्व ही इस्लामवत संप्रदाय, बौद्ध धर्म का लोप। ठीक, तो ये हो गई बात द्वितीय अध्याय, जिसमें 7 प्रकरण थे। सबका मैंने नाम बताया, उसके अंतर्गत किस विषय में बात की गई है वो भी मैंने बताया, है ना। तो देखते हैं तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय का नाम है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसमें जो है 12 प्रकरण है ना, 7 के बाद 12। इसमें 12 प्रकरण हैं। देखते हैं। पहले प्रकरण का नाम है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका। इसके अंतर्गत इस्लाम से हिंदुओं की अभिन्नता क्या है वो बताया गया है ना। ये सारे विषय लगे हुए हैं इसमें, कौन कौन किस किस विषय में बात की गई है। मुसलमानों का भारत विषयक अज्ञान का रास्ता क्या है, इस्लाम का क्षिप्र संसार, इस्लाम का आरंभिक रूप क्या है, इस्लाम से भारत का आरंभिक संपर्क, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण, कुछ मनोरंजक बातें। द्वितीय प्रकरण देखेंगे, प्रकरण 2। तो इसमें जो इस्लाम धर्म, इसका नाम है इस्लाम धर्म। कुरान, इसमें जो है कुरान की शिक्षा का विषय के बारे में बात किया गया है। मृत्यु से परे ईमान और कुफ्र की बात की गई है। जिहाद और जजिया, सुन्नी शिया संप्रदाय, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुन्नी शिया संप्रदाय। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस विषय में, किस प्रकरण में इस विषय की बात की गई है। तो द्वितीय प्रकरण में, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के तीसरे अध्याय के द्वितीय प्रकरण। ठीक है, इस्लाम धर्म, इसमें बात की गई है। आगे देखते हैं तीसरे प्रकरण का नाम है मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। इसके अंदर अचरज की बातें, हिंदू हारे क्यों, राजनीतिक चेतना का अभाव, सर्वनाशी, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको आप लोग हल्के मत लीजिएगा, उसको आप लोग ज़रूर मार्क करिएगा आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो। धर्म की बाधा, जाति से बड़ी जात, ब्राह्मण बुद्ध द्वेष। चौथे प्रकरण का नाम है हिंदू मुस्लिम संबंध। इसमें अत्याचार का दुष्परिणाम क्या हुआ वो बताया गया। सांप्रदायिक राज संस्कृति प्रतिशोध, एकता आंदोलन का आरंभ, अमीर खुसरो की भारत भक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, राह दो हम दीठा, तसव्वुफ का भारतीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, उसके बाद भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास और सांप्रदायिक व्यवहार के दृष्टांत, समकालीन कवियों का दृष्टिकोण, हिंदी के मुसलमान कवि। 5वां प्रकरण है, इसमें 5वें का नाम है इस्लाम और हिंदुत्व पर प्रभाव। इसमें जो इस्लामी प्रभाव, अतिरंज, सतही असर, शंकराचार्य और इस्लाम, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, शंकराचार्य और इस्लाम। हिंदुत्व के गढ़ दक्षिण देश, वर्णाश्रम का विरोध, गुरु परंपरा, फिर अलवार संत, वीर शैव और इस्लाम, भौगोलिक एकता और मुक्ति चिंतन, इसको यह ध्यान रखेंगे। छठे प्रकरण का नाम है भक्ति आंदोलन और इस्लाम। इसमें भक्ति की प्राचीनता, गीता का महत्व, अतिरंजनवादी की भ्रांति, अलवार भक्त, रामानुज की देन, स्वामी रामानंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद शैवाचार्य रहस्यवाद।
7वां प्रकरण है इसमें, इसका नाम है अमृत और हलाहल का संघर्ष। इसमें हलाहल का विस्फोट। दारा सिको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। क्रांतिकारी के साथ कोई भी नहीं, धर्मात्मा का परिणाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अकबर और औरंगजेब, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अकबर और औरंगजेब। ठीक है, 7वें प्रकरण का विषय है। 8वें प्रकरण का नाम है सिख धर्म। इसमें गुरु नानक, ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें आएगा कोई भी तो आप जान लेंगे, आप लोग जो भी पढ़ा होगा तुरंत लगा लेगा। हिंदुत्व और इस्लाम, गुरु और ग्रंथ, इस्लाम से टक्कर, गुरु गोविंद का अवतार, सिख मत और हिंदुत्व। 9वें प्रकरण का नाम है कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। इसमें जो है कला की भारतीय परंपरा क्या है वो बताया गया है। मुस्लिम आगमन के बाद मुग़ल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी कलम, हिंदू और मुसलमान कलाओं की विशेषताएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजपूत और मुग़ल कमलों का भेद, ये भी इम्पोर्टेंट है। रीति काव्य और राजपूत कमल, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थापत्य या वास्तुकला पर प्रभाव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्वकर्मा और जौहरी का मिलन, ये जी लास्ट में जो 4-5 बताया, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे इतना डीप है, इतना डीप प्रश्न नहीं आया। आप लोग 2020 से लेकर 2022 तक के जितने भी, 2020 से लेकर अभी तक 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं PYQ, आप सॉल्व करिए और देखिए आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अभी तो 18 अगस्त सितंबर में जो पेपर हुआ था, डेट मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, जो ऑफलाइन जो पेपर हुआ था उसमें देखिए पूछा गया है, प्रकरण से ही प्रश्न आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पड़ी है डिटेल में बताने, मैं भी ऐसे ही बस प्रकरण का नाम पढ़ा के निकल जाती। देखिए 10वें प्रकरण का नाम है साहित्य और भाषा का प्रभाव। इसमें है जो है अनाध्यात्मिक काव्य, दर्द की नई अदाएँ, रूपकों की नई छटा, प्रेम पीड़ा की नई भंगिमा, जिन मरने थे जग डारे। थोड़ा अलग है ये, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, भक्तों का बहुरियावाद, भाषा पर प्रभाव, हिंदी कवियों की भाषा नीति, हिंदी में अरबी और फारसी सब, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है प्रकरण 11, इसका नाम है उर्दू का जन्म। प्रकरण 11 का नाम है उर्दू का जन्म। इसमें खड़ी बोली में साहित्य रचना इम्पोर्टेंट है। उर्दू के आरंभिक कवि, उर्दू का जन्म दक्षिण में क्यों हुआ। ठीक, मतरूकात या बहिष्कार की नीति, हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी, साधु हिंदी की परंपरा, हिंदी और उर्दू का गद्य, विवाद का समाधान इम्पोर्टेंट है। लास्ट प्रकरण की बात करेंगे, यानी तीसरे अध्याय का जो है 12वां प्रकरण है। टोटल 12 प्रकरण है ना। इसमें देखेंगे इसका नाम है सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप। इसमें बात किया गया तन से भारतीय, मन से ईरानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदुत्व का प्रभाव, अहिंसा और मुसलमान, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा और भाषा की स्थिति, अन्य आदान प्रदान, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो है चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति और यूरोप। चतुर्थ अध्याय का क्या नाम है, भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसमें जो है टोटल 17 प्रकरण हैं। कितने हैं, 17 प्रकरण हैं। देखते हैं, पहले प्रकरण का नाम है भारत में यूरोप का आगमन। ठीक ना, इसमें जो है पुर्तगाल, हालैंड का आगमन, पुर्तगाल का संस्कृति प्रभाव, फ्रांस का आगमन कैसे हुआ, ये सब के बारे में बताया गया है। दूसरे प्रकरण का नाम है शिक्षा में क्रांति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, शिक्षा में क्रांति। शिक्षा का भारतीय परंपरा, अंग्रेजों का पाव फैलाना, मशीनरी की आशा, शिक्षा के गुण दोष क्या थे, कंपनी सरकार की शिक्षा नीति क्या थी, शिक्षा का माध्यम का प्रश्न क्या था, एक ही समय में अनेक प्रयोग क्या क्या किए गए, माध्यम भारतीय भाषाएं हो या मराठी में शिक्षा दी जाए, हिंदी का प्रयोग, भारत भक्त अंग्रेज की भाषा नीति क्या थी, ये सब के बारे में जो है ये विषय है, इसके बारे में बताया गया है प्रकरण दूसरे में, शिक्षा नीति में। अब बात करते हैं प्रकरण 3, इसका नाम है ईसाई धर्म और भारतीय जनता। इसमें सौभाग्य की बात के बारे में बात की गई है। ईसाईयत और हिंदुत्व का संघर्ष दिखाया गया है। हिंदुत्व में कंपन, नव शिक्षित युवक, ईसा और एशियाई रूप। चौथे प्रकरण का नाम है हिंदू नव उत्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हिंदू नव उत्थान। इसके अंतर्गत जो अवतार, अपने काल का स्वर, नव उत्थान का स्वरूप, नव उत्थान की रीढ़, निवृत्त का त्याग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पांचवें प्रकरण का नाम है ब्रह्म समाज। इसमें जो है राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया है, इनके कार्य, सुधार कार्य कौन कौन से थे, इसके बारे में बात की गई है। ईसाईयत पर विचार किया गया है। विश्ववादी और भारतीय विज्ञान और वेदांत का मेल बताया गया है। ब्रह्म समाज के जन्म की वेदना
ब्रह्म समाज का जन्म, राजा राम मोहन राय की उदार दृष्टि के बारे में बात की गई। महर्षि देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, शर्माए हुए सुरमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लास्ट के सभी, ये ब्रह्म समाज में 5वें प्रकरण में इस विषय में बात की गई है। छठे प्रकरण का नाम है महाराष्ट्र में नवोत्थान। इसमें परमहंस समाज और प्रार्थना समाज के बारे में बताया गया है। महादेव गोविंद रनाडे का आगरकर और तिलक और गोखले परशुराम और राम प्रार्थना समाज का स्वरूप 19वीं सदी का मध्यकाल। ठीक। 7वां प्रकरण, इसका नाम है आर्य समाज। इसमें जो है स्वाभिमान का उदय, आक्रामकता की ओर किसी और की पक्षपात नहीं, इस सब के बारे में। थियोसॉफी है ना, सुधार नहीं क्रांति, आर्य समाज की स्थापना 7वें प्रकरण में बताया गया है। थियोसॉफी और स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, आर्य समाज की विशेषता। उसके बाद 8वां प्रकरण देखेंगे तो इसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी और बाह्य विद्या समाज। इसमें जो सोसाइटी का जन्म एनी बेसेंट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, 8वें प्रकरण में बात की गई, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के चौथे अध्याय के 8वें प्रकरण में। 9वें अध्याय का नाम धर्म के जीते जागते स्वरूप और परमहंस रामकृष्ण काव्य। इसमें आर्य समाज और ब्रह्म समाज की सीमाएं क्या थी, पंडित और संत के भेद क्या थे, फिलॉसफी नहीं, दर्शन पंथ नहीं, अनुभूति। ठीक है। धर्म का साकार प्रतिमा, कंचन से विरक्त, कामिनियों के प्रति आसक्ति, ये सब के बारे में बात की गई है। 10वें प्रकरण का नाम है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। इसमें गंगा के भगीरथ, तन से राजसी, मन से जिज्ञासु, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आगे चलेंगे तो अगर 11 देखेंगे, प्रकरण 11, इसका नाम है प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक। इसमें जो प्रवृत्ति निवृत्ति, जीवन जय का मार्ग, गीता और निवृत्ति का बादल, कर्तव्य, इसके बारे में बात की गई है। प्रकरण 12 देखेंगे तो इसका नाम है स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद। इसमें काल की पृष्ठभूमि, रामकृष्ण और अरविंद, सारे जगत की एक समस्या, बुद्धि की अराजकता, अतिमानस की कल्पना, बुद्धि नहीं समबुद्धि, भोग और वैराग से परे, विज्ञान की सीमा, व्यष्टि समष्टि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्यष्टि समष्टि। ठीक है। स्वर्ग का भूमिकरण, अति मानव का स्वप्न, संलिष्ट और योग। उसके बाद करते हैं 13 प्रकरण 13 का नाम है भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग। इसमें देखेंगे अहिंसा भारत में ही क्यों, इस विषय में बात की गई है। जैसा चिंतन, इसके बारे में है ना। आगे देखिए प्रकरण 14, इसका नाम है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनके बारे में जो यहाँ पे एक विषय दिया गया है, इसके बारे में बात की गई है। प्रकरण 15 देखेंगे मुस्लिम नवोत्थान। इसमें इस्लाम का राष्ट्रीय रूप, वहाबी आंदोलन, भारत में वहाबी आंदोलन, इस्लाम और अंग्रेजी राज, इसके बारे में बात किया गया है। प्रकरण 16, इसका नाम है सर मोहम्मद इकबाल। इसमें जो नवोत्थान के कवि, राष्ट्रीयता का स्वर, मुस्लिम राष्ट्रीयता के भाव। प्रकरण का नाम, इसके अंदर का जो विषय लगे हुए हैं ये तो याद नहीं हो पाएगा, ना ही आप कर पाएंगे, लेकिन प्रकरण जो है, जो कितने अध्याय हैं, किस अध्याय में कितने प्रकरण हैं, उन प्रकरण का नाम आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकरण 7 का नाम है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अभी तक मैंने आप सभी को बताया संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष, रचनाकार कौन है, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने देखा कि ये पुस्तक जो है किसको समर्पित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रस्तावना किसने लिखा, नेहरू ने, या भूमिका किसने लिखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं, हर एक अध्याय में अलग अलग प्रकरण लगे हुए हैं। जैसे पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं, द्वितीय अध्याय में 7, तृतीय अध्याय में 12, चतुर्थ में 17, टोटल 39 प्रकरण हैं। अब इन प्रकरण के नाम देखेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को श्लोक बताया, इस श्लोक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आशा करती हूँ। फिर यहाँ पे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है कि मैंने किसको ये पुस्तक समर्पित किया है, जो मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे देखेंगे प्रथम अध्याय का नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदुत्व और संस्कृति का आविर्भाव। इसमें 3 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण का नाम भारतीय जनता की रचना, दूसरे प्रकरण का नाम भारतीय
आर्य द्रविड़ समस्याएं। तीसरे प्रकरण का नाम है आर्य और आर्यतर संस्कृति का मिलन। उसके बाद दूसरे अध्याय पे आएंगे। दूसरे अध्याय का नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें जो है टोटल सात प्रकरण लगे हुए हैं। पहले प्रकरण बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध, प्राचीन भारत और विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्य प्रभाव। सातवां प्रकरण का नाम है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। फिर तृतीय अध्याय का नाम है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसमें जो है 12 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका। दूसरा प्रकरण है इस्लाम धर्म। तीसरा प्रकरण है मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। चौथा है हिंदू मुस्लिम संबंध। पांचवा है इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। छठा है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल। सातवां है। आठवां है सिख धर्म। नौवां प्रकरण है कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। 10वां है साहित्य और भाषा पर प्रभाव। 11वां है हिंदू का जन्म। 12वां है सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। चतुर्थ अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप। ठीक, इसमें 17 प्रकरण हैं। टोटल 17 प्रकरण है। पहला है भारत में यूरोप का आगमन। दूसरा प्रकरण है शिक्षा में क्रांति। तीसरा है ईसाई धर्म और भारतीय जनता। चौथा है हिंदू नवोत्थान ब्रह्म समाज। पांचवा है छठा है महाराष्ट्र में नवोत्थान। सातवां प्रकरण है आर्य समाज। आठवां प्रकरण है थियोसॉफिकल सोसाइटी और वाय विद्या समाज। नौवां है धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस। 10वां प्रकरण है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। 11वां प्रकरण है निवृत्त का उत्थान लोकमान्य तिलक। 12वां प्रकरण है स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद। और 13वां प्रकरण है भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग। 14वां प्रकरण है विश्व दर्शन के प्रवर्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 15वां है मुस्लिम नवोत्थान। 16वां है सर मोहम्मद इकबाल। 17वां है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ओके, अब चलते हम तृतीय संस्करण की भूमिका पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भूमिका। ठीक है, तृतीय संस्करण की भूमिका जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। छोटा छोटा है, पूरा हम पढ़ेंगे। ठीक, आशा करती हूँ जितना मैंने पढ़ाया आप लोग समझ चुके होंगे। इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के मैं नहीं कर सकती क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकरण में विभाजित है। उसके अंदर अध्याय है, फिर अध्याय के अंदर प्रकरण है, फिर प्रकरण का नाम है, अध्याय का भी नाम है ना, तो इसको समझना ज़रूरी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं तृतीय संस्करण की भूमिका। कहते हैं कि पहले संस्करण के वक्तव्य में मैंने यह संकेत किया था कि यह पुस्तक अपूर्ण है, अगले संस्करण में वह पूर्ण कर दी जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पहले संस्करण के वक्तव्य में मैंने यह संकेत किया था, बताया था कि यह पुस्तक अपूर्ण है, अगला जो इसका संस्करण होगा उसमें जो है उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा संस्करण इतनी जल्दी में निकल गया कि पुस्तक पर मैं कोई काम नहीं कर सका। तीसरा संस्करण भी प्रायः अचानक ही सिर पर आ गया, किंतु इस बार यह उचित जान पड़ा कि नए संस्करण में विलंब चाहे जो हो, लेकिन इस बार अपनी सूझबूझ और अधुनातन अनुसंधान के अनुसार इस ग्रंथ का संशोधन कर देना आवश्यक है। मेरा ख्याल है संशोधन के बाद अब यह पुस्तक पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ, अधिक रोचक, अधिक सुसंबद्ध और अधिक पूर्ण हो गई है। यद्यपि अपूर्ण यह अब भी है, कहते हैं यद्यपि जो है यह अपूर्ण अब भी है, लेकिन पहले संस्करणों में आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत बहुत ही संक्षिप्त था। कहते हैं कि पहला जो इसका संस्करण था उसमें आर्य द्रविड़ की जो समस्या थी उसका वृत्तांत जो है बहुत कम था, बहुत संक्षिप्त था, छोटा था। इस बार वह अधिक विस्तृत और अधिक जो है पूर्ण मिलेगा। यानी जो अब जो हम संस्करण जिसका जो स्थापित हुआ है इसमें जो है उसका यानी किसका, आर्य द्रविड़ का जो वृत्तांत है वो विस्तृत मिलेगा। इसी प्रकार आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन नामक प्रकरण भी फिर से लिखा गया है। स्थापना तो इस प्रकरण की अब भी वही है जो पहले थी, किंतु अनेक नए प्रमाणों और नई युक्तियों के आ जाने से यह स्थापना अब अधिक प्रभावशाली हो गई है। बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना का शक्त प्रभाव भी बिल्कुल नया अध्याय है। पहले संस्करणों में तंत्र साधना का वृत्तांत था ही नहीं। पहले संस्करण में जो है पूछा जा सकता है कि ये प्रश्न, ठीक ना, तो पहले संस्करण में जो है तंत्र साधना का वृत्तांत नहीं था। ठीक, इस बार भी वह संक्षेप में ही दिया गया है, लेकिन
उतने से भी पाठकों को यह समझने में आसानी होगी कि धर्म और काम को समन्वित करने में मध्यकालीन साधकों को कितनी कठिनाई हुई थी और बाद के साहित्य और संस्कृति पर इस प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा। आगे है, इस्लाम खंड तो पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया है। इस क्रम में बहुत सी सामग्रियां एक जगह से उठकर दूसरी जगह डाली गई हैं और अनेक नई युक्तियों, नई शंकाओं, नए अनुमानों और नए प्रसंगों का समावेश यथास्थान किया गया है। 20वीं सदी में आकर भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज युगल काल में ही शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार में था। इस उद्भावना को मैंने विशेष रूप से रेखांकित किया है। आशा है भारत की सांप्रदायिक समस्या को समझने में पाठकों को उससे सहायता मिलेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भूमिका, ये रामधारी सिंह दिनकर ने खुद लिखा है। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान से, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से आप लोग भी पढ़ेंगे मेरे साथ। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं सबसे कम परिवर्तन ग्रंथ के चौथे अध्याय में किया गया है। कहते हैं कि सबसे कम परिवर्तन जो है चौथे अध्याय में किया गया है। कंपनी सरकार की भाषा नीति के बारे में जो 2-4 बातें कही गई हैं, इजाफा केवल वे ही हैं, बाकी सब के सब वही हैं जो पहले के संस्करण में था। यद्यपि उपशीर्षक लगा देने से यह अंश भी अधिक आकर्षक और कम बोझिल हो गई है। हाँ, ग्रंथ का उपसंहार पहले नहीं लिखा गया, अब वह इसी संस्करण में सम्मिलित कर दिया गया है। आगे है, कहते हैं ये कुछ खास प्रसंग है जिस पर ध्यान आसानी से जा सकता है, किंतु इनके सिवा भी ग्रंथ में जगह जगह कई बातें जोड़ी गई हैं, अनेक बातें काटकर हटा दी गई हैं और अनेक अंश फिर से लिखे गए हैं। अपने जानते जानते मैंने इस महल को झाड़ बुहार कर स्वच्छ कर दिया है। आशा है अब विद्वानों को नाक सिकुड़ने की ज़रूरत ज़रा कम पड़ेगी। ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे कहते हैं हिंदी भाषी भारतीय काफ़ी जागरूक है। यह बात मैंने कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के समय मैं भी देखी थी और आजकल उर्वशी के प्रकाशन के बाद भी देख रहा हूँ। लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखेंगे, किंतु संस्कृति के 4 अध्याय का जितना प्रबल समर्थन और जैसा कठिन विरोध हुआ, उससे भी हिंदी भाषियों की जागरूकता का बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है। लगभग 6 वर्षों के भीतर इस ग्रंथ के लेखक को कोई 300 पत्र प्राप्त हुआ, जिनमें से अधिकांश पत्रों में ग्रंथ परिमार्जन के सुझाव थे। कुछ पत्र ऐसे भी थे जिनमें ग्रंथ की भूरी प्रशंसा की गई थी अथवा यह कहा गया था कि लेखक अज्ञानी और मूर्ख हैं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जो है मूर्ख बना दिया गया, कहा गया, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि इन ग्रंथ से प्रेरित पुस्तकों, प्रचार पुस्तिकाओं एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों में जो कुछ लिखा गया अथवा मंचों से इस ग्रंथ के बारे में जो भाषण दिए गए हैं, उनमें से पता चला है कि मेरी स्थापनाओं से सनातनी भी दुखी हैं और आर्य समाजी तथा ब्रह्म समाजी भी। उग्र हिंदुत्व के समर्थक को भी इस ग्रंथ से काफ़ी नाराज हैं। नाराजगी का एक पत्र मुझे अभी हाल में एक मुस्लिम विद्वान ने लिखा। ये सब अप्रिय बातें हैं। नाराज मैं किसी को भी नहीं करना चाहता। कहते हैं मैं नाराज किसी को भी नहीं करना चाहता। मैंने जो कुछ लिखा है वो मेरी शिक्षा दीक्षा और चिंतन का परिणाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन, वो मेरी शिक्षा दीक्षा और चिंतन का परिणाम है। मेरा यह विश्वास है कि यद्यपि मेरी कुछ मान्यताएं गलत साबित हो सकती हैं, लेकिन इस ग्रंथ को उपयोगी मानने वाले लोग दिनों दिन अधिक होते जाएंगे। यह ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है। सारे विरोधियों के बीच वह अपना काम करता जाएगा। आगे है, लेकिन तमाम कोलाहल के बीच यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जिन लोगों के लिए यह पुस्तक लिखी गई है उन्हें खूब पसंद आई। नापसंद यह उन्हें हुई जिनके लिए शायद यह है ही नहीं। खास दिलचस्पी की बात तो यह है कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातें से बिदक जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, मैंने पहले कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि यह महल साहित्य और दर्शन का है। यह जो है महल साहित्य और दर्शन का है
इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ, इतिहास की ओर मैं शौक़ से गया हूँ और शौक़ में ही मैं उसकी सामग्रियों का उपयोग करता हूँ। आगे है, साहित्य की ताजगी और विधेयक जितनी शौकिया लेखक होते हैं उतनी पेशेवर में नहीं होती। कृति में प्राण उड़ेना का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं। थरथराहट, पुलिक और प्रकम ये गुण शौकिया की रचना में होते हैं। पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार मनो रहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों को वे खुलकर खेलने नहीं देते। मतभेद होने पर भी वे हुक्म आखिर तक परंपरा का तक ही मानते हैं। थोड़ा सा और है, देखते हैं यहाँ से। संस्कृत का इतिहास शौकिया शैली में ही लिखा जा सकता है। इतिहासकार अक्सर एक या दो की शाखाओं में प्रमाणिक विद्वान होते हैं। ऐसे में अनेक विद्वानों की कृतियों में बैठकर घटनाओं और विचारों के बीच संबंध बिठाने का काम वही कर सकता है जो विशेषज्ञ नहीं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो सिक्कों, ठीकरों और ईंटों के गवाही के बिना नहीं बोलने की आदत के कारण मौन नहीं रहता। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के मेरे जानते दो ही मार्ग हैं। या तो उन्हीं बातों तक महदूद रहो जो 20 बार कही जा चुकी है और इस बार खुद ही बोर हो और दूसरों को भी बोर करो, अथवा आगामी सत्यों का पुनर्भास दो, उनकी खुलकर घोषणा करो और समाज के नीम हकीम कहलाओ, मूर्ख और अधपगले की उपाधि प्राप्त करो। आगे कहते हैं कि अनुसंधानी विद्वान सत्य को तर्क से पकड़ता है और समझता है। सत्य सचमुच उसकी गिरफ्त में है, मगर इतिहास का सत्य क्या है? घटनाएं मरने के साथ फोसिल बनने लगती हैं, पत्थर बनने लगती हैं, दंत कथा और पुराण बनने लगती हैं। बीती घटनाओं पर इतिहास अपनी झिलमिली डाल देता है, जिससे वे साफ साफ दिखाई न पड़े, जिससे बुद्धि की उंगली उन्हें छूने से दूर रहे। यह झिलमिली बुद्धि को कुंठित और कल्पना को तीव्र बनाती है। उत्सुकता में प्रेरणा भरती और सपनों की गांठ खोलती है। घटनाओं के स्थूल रूप को कोई भी देख सकता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं पकड़ सकता। इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे देखेंगे, जिसकी कल्पना सजीव हो, इसलिए इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी भी खंडित नहीं होती। इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ तक। फिर आगे कहते हैं कि जिन सीधे साधे पाठकों के मन पर पूर्वाग्रह की छाया नहीं है, उन्हें कल्पक की कृति सच्चाई का उससे ज़्यादा हाल बताएगी जितना इतिहास के प्रमाणिक ग्रंथों से जाना जा सकता है। प्रमाणिक ग्रंथों के तथ्य शायद ही कभी गलत पाए जाएं, लेकिन उनका विवरण हमेशा गलत और निर्जीव होता है। ये लास्ट का है तो महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे संस्करण की भूमिका हमने पढ़ा। अब चलेंगे आगे। लेखक का निवेदन प्रथम संस्करण से लेखक का निवेदन क्या है ये देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है खुद। कहते हैं कि एक समय में इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था, किंतु जब से कविता और निबंध में लगा तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से छूट सा गया है। तब सन 1950 ईस्वी में मैं छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। वहाँ साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें फिर से उलटनी पड़ी और धीरे धीरे मैं फिर से इतिहास की गहराई में उतरने लगा। मेरी पहली जिज्ञासा यह थी कि हमारा आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य के किन किन बातों से भिन्न है और इस भिन्नता का कारण क्या है। कारण की खोज करता हुआ मैं ढूंढ कर 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा। देखो ये दे सकता है, पूछ सकता है किस लेखक का निवेदन है, किस रचना से, ठीक ना।
पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हो गई और मन में जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा। इसीलिए तो लिखा इन्होंने संस्कृति का 4 अध्याय, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि लगभग 2 वर्षों के अध्ययन के पश्चात मेरे सामने यह सत्य उद्भासित हो उठा कि भारतीय संस्कृति में के 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई। और पूछा जा सकता है ना कितनी क्रांतियाँ हुई, तो 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है ना। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए और जब भारतवर्ष में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्यतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों और हिंदुओं के बुनियादी समाज हुआ और आर्य तथा आर्यतर संस्कृति से मिलने से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ठीक। आगे देखेंगे, इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उसका दूसरा आधा आर्यतर जातियों का अंशदान है। दूसरा क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इसी क्रांति के सरोवर में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गदलापन आया वह काफ़ी दूर तक इन्हीं शैवालों का परिणाम था। आगे कहते हैं, तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म रूप में भारत पहुंचा और इस देश के हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत के यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन का अनुभव किया। जैसा ये पॉइंट बनाकर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, है ना, लेखक का निवेदन है ये खुद। आगे कहते हैं, इस पुस्तक में इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। इस पुस्तक में जो है इन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। पुस्तक का उचित नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए था, किंतु वह नाम मन से आकर फिर लौट गया और मुझे यही अच्छा लगा कि इस पुस्तक का नाम मैं संस्कृति के 4 अध्याय कहूँ। आगे देखिए, पुस्तक लिखते लिखते इस विषय में मेरी आस्था और भी बढ़ गई कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू एवं मुसलमान हैं जो देखने में अब भी 2 लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य बात यह है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे हैं। यह कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके हैं। वर्तमान पुस्तक में भी उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। आगे कहते हैं, यह पुस्तक विद्वानों का चित्र चुनकर तैयार किया गया है, किंतु इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा। असल में यह उनके कामकाज की चीज़ है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते हैं। ठीक, आगे देखिए, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं किंतु उनके पास सैकड़ों ग्रंथों के व्यू में जाने का अवकाश नहीं है तथा जो अनुसंधान और खोज की नीरस भाषा से भी घबराते हैं। संक्षेप में इसके मुख्य पाठक जनसाधारण होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसके आकार को देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए, है ना। जैसे बहुत बड़ा है ना, उसके बारे में बात करें कि इसके आकार को देख के उन्हें बहुत घबराना नहीं चाहिए। जिस अथाह विषय का इस पुस्तक में आख्यान है उसके लिए ऐसी 100 जिल्दें भी हैं, शायद ही काफ़ी हों। संस्कृति का विषय अपार है। एक व्यक्ति के लिए तो यह संभव ही नहीं है कि अपने सारे जीवन में वह उसके साथ पूरा न्याय कर सके। मैंने जो इस काम में हाथ डाला है वह इस कारण नहीं कि मैं इतिहास की सेवा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्रता के बाद से देश में संस्कृति के नारे बड़े जोर से लगाए जा रहे हैं, किंतु जनसाधारण के सामने ऐसी सामग्री का प्रायः अभाव है जिससे वह
यह समझ सके कि भारत की संस्कृति क्या है, कैसे है, वह बढ़ती आई है और आगे वह कौन रूप ले सकती है। थोड़ा सा और है, देखते हैं। आगे कहते हैं इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई है। ठीक ना, इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री जो है रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि अंग्रेजों की पुस्तकों से ली गई है, अंग्रेजी पुस्तकों से। किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में भी कई पुस्तकें ऐसी नहीं जिनमें भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी का एक जिल्द में उतार दी गई हो। और अंग्रेजी में कोई ऐसी पुस्तक भी होती, अगर अंग्रेजी में ऐसी पुस्तक होती भी तो उससे उन पाठकों का न तो काम ही चलता जिनके लिए मैंने यह ग्रंथ लिखा है। आगे कहते हैं इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। ठीक, फिर भी पूरी संभावना है कि इसकी प्रामाणिकता पर प्रहार होंगे और विद्वानों के पास उठने बैठने वाले लोग कहेंगे कि आमुक स्थापना केवल अनुमान पर आधारित है और लेखक की आमुक उक्ति केवल अर्ध सत्य है, किंतु उसके बाद भी कट छाड़ कर जो बचा रहेगा वो काफ़ी प्रामाणिक होगा और हमारे देश का उतने से भी कल्याण होगा। अर्ध सत्य का अनुमान चाहे जितने हो, किंतु जो प्रतिमा इस पुस्तक में खड़ी की गई है वह निर्जीव नहीं। मेरी आशा है कि जब पाठक इस पुस्तक को हाथ में लेंगे मेरी सामाजिक संस्कृति की प्रतिमा उनसे अंत तक बात करती चली जाएगी। यहाँ से देखेंगे, मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है एवं मेरे साहित्यिक जीवन का यश और अपशय मेरे काव्य पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, आगे देखिए, किंतु जिस परिश्रम से मैंने यह पुस्तक लिखी है उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा। मैंने पाठकों से यह भी कभी अनुरोध नहीं किया कि वे मेरी किसी भी कृति को पढ़ें, किंतु इस ग्रंथ को एक बार देखे जाने का अनुरोध मैं सबसे करता हूँ। आगे कहते हैं कि मेरे जानते यह ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक यह परिश्रम करते करते मैं कुछ थक सा गया हूँ और अब इसे पाठकों के पास आश्वासन के साथ भेज रहा हूँ कि कुछ थोड़ी अपूर्णता करके अपूर्णता अगले संस्करण में दूर कर दूंगा। जो अपूर्णता तो ऐसी पुस्तकों का नित्य धर्म है। लास्ट का लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक ना, तो अभी तक हमने जो है तृतीय संस्करण की भूमिका भी पढ़ा और लेखक का निवेदन भी पढ़ा। तृतीय संस्करण की भूमिका। ठीक, अब हम प्रस्तावना भूमिका पढ़ेंगे। इसकी भूमिका जो है किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कहते हैं कि मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना वो बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे अक्सर मेरा अपना मन भी ओतप्रोत रहा और मैंने जो कुछ लिखा उस पर इस विषय की छाप आप पड़ गई। अक्सर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या भारत क्या है, उसका तत्व या सार क्या है, ये शक्तियाँ कौन सी हैं जिनसे भारत का निर्माण हुआ था तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली मुख्य प्रवृत्तियों के साथ उनका क्या संबंध है। यह विषय अत्यंत विशाल है और उसके दायरे में भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये सभी स्टार्टिंग के। ठीक, आगे कहते हैं फिर भी इसके कुछ खास पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम यह तो संभव है ही कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यप सारे संसार को अपने सामने न रखने पर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो अधूरा होगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि संस्कृति क्या है। शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। ठीक, पूछा जा सकता है कि ये जो है कथन किसका है, किस रचना की भूमिका से लिया गया है ना। तो आप ध्यान रखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय।
आगे कहते हैं कि दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि संस्कृति शारीरिक और मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उसके उत्पन्न अवस्था है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखेंगे, यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृत या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृति की कुछ ऐसी चीज़ का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इनमें कुछ संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है। कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का असर पड़ा है। भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है कि जैसा कि दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामाजिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। एक और तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदारो आदि की सभ्यता और द्रविड़ की महान सभ्यता तक पहुंचाता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों के बहुत ही गहरी छाप है जो भारत के मध्य एशिया से आए थे। पीछे चलकर यह संस्कृति उत्तर पश्चिम से आने वाले तथा समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से बार बार प्रभावित हुई। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। इस संस्कृति के समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। ठीक, जब तक इसका यह गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही। लेकिन बाद को आकर इसकी गतिशीलता जाती रही, जिससे यह संस्कृति जड़ हो गई और उसके सारे पहलू कमज़ोर पड़ गए। भारत के समग्र इतिहास को हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है, और दूसरी वह है जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरे से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ठीक ना, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इसी समस्या का एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं। आज भी कितनी ही बलिष्ठ शक्तियां हैं जो केवल राजनीतिक ही नहीं सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रही हैं। लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो जीवन में विच्छेद डालती हैं ना, जो मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं, अतएव हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल सैद्धांतिक नहीं, उसका संबंध हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया से है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। और उसके समुचित निदान और समाधान पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। साधारणतः ऐसी समस्याओं को समझने में नेतृत्व देने का काम मनीषी करते हैं, किंतु वे हमारे काम नहीं आए। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस समस्या के स्वरूप को ही नहीं समझते, बाकी लोग हार मान बैठे हैं। वे विफलता बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं और वे जानते ही नहीं कि जिंदगी को किस दिशा की ओर मोड़ना ठीक होगा। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि बहुत से मनीषी मार्क्सवाद और उसकी शाखाओं की ओर आकृष्ट हुए और इनमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं को सोचने और समझने के काम में हमारी सहायता की है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। आगे देखेंगे, लेकिन आखिर को वह भी विकर्ण मतवाद बन गया और जीवन की अधिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी महत्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकलने में भी वह नाकामयाब रहा। यह मानना तो ठीक है कि अधिक उन्नति
जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार है। लेकिन ज़िंदगी वहीं तक खत्म नहीं हो जाती, वह आर्थिक विकास से कहीं ऊंची चीज़ है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। आगे देखिए, इतिहास के अंदर हम दो सिद्धांतों को काम करते देखते हैं, एक तो सातत्य का सिद्धांत और दूसरा परिवर्तन का। ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी से लगते हैं, परंतु ये विरोधी है नहीं। सातत्य के भीतर भी परिवर्तन का अंश है। इसी प्रकार परिवर्तन भी हमारे भीतर सातत्य का कुछ अंश लिए रहता है। ये इम्पोर्टेंट भी लाइन है, इतिहास के अंदर से लेकर यहाँ तक। आगे कहते हैं, असल में हमारा ध्यान उन्हीं परिवर्तनों पर जाता है जो हिंसक क्रांतियों या भूकंप के रूप में अचानक फट पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक भूगर्भ शास्त्री यह जानता है कि धरती की सतह में जो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं उनकी चाल बहुत धीमी होती है और भूकंप से होने वाली परिवर्तन की तुलना में अत्यंत तुच्छ समझे जाते हैं। इसी तरह क्रांति की भी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन और सूक्ष्म रूपांतरण की बहुत लंबी प्रक्रिया का बाहरी प्रमाण मात्र होती है। इस दृष्टि से देखने पर स्वयं परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो परंपरा के आवरण में लगातार चलती रहती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ये सब कथन अलग से आप लोग लिख लीजिएगा, भूमिका से है, क्योंकि बार बार नहीं पढ़ते हैं तो कथन तो याद रहेगा। आगे देखिए, बाहर से अचल दिखाने वाली परंपरा भी यदि जड़ता और मृत्यु का पूरा शिकार नहीं बन गई है तो धीरे धीरे वह भी परिवर्तन हो जाती है। आगे कहते हैं, इतिहास में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब परिवर्तन की प्रक्रिया और उसकी तेजी कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन साधारणतः बाहर से उसकी गति दिखाई नहीं देती। इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे देखेंगे, परिवर्तन का बाहर रूप प्रायः निष्पन्द ही दिखता है। जातियाँ जब अगति की अवस्था में रहती हैं तब उनकी शक्ति दिनों दिन छिदती जाती है, उनकी कमजोरियाँ बढ़ती जाती हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय हो जाता है तथा अक्सर वे राजनीतिक दृष्टि के गुलाम हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि संभावना यह है कि भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ के मिलन से उत्पन्न हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक ना। इस मिश्रण या समन्वय को एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृति करती है। संस्कृति और प्राचीन पहलवी, ये दोनों भाषाएं एक ही माँ के मध्य एशिया में जन्मी थी, किंतु भारत में आकर संस्कृत ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई। यहाँ संस्कृत के विकास में उत्तर दक्षिण दोनों ने योगदान दिया। सच तो यह है कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में महादक्षिण वालों का अंशदान अत्यंत प्रमुख रहा। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहाँ की जनता की बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही। फिर भी सारे भारतवर्ष पर वह अपना प्रचुर प्रभाव डालती आई है। कुछ दूसरे प्रभाव भी भारत पहुँचे और उनसे भी विचारों और अभिव्यक्तियों की नई दिशाएं प्राप्त हुई हैं। आगे कहते हैं, काफ़ी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत को जो रूप दिया, उससे वह एक ऐसा देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर बंद थे। समुद्र और महाशैवाल हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी इस देश में आना आसान नहीं था। कई शताब्दियों के भीतर बाहर के लोगों के बड़े बड़े झुंड भारत में आए, किंतु आर्यों के आगमन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आए। आगे कहते हैं, ठीक इसी विपरीत एशिया और यूरोप के आर पार मनुष्य के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। एक जाति दूसरी जाति को खदेड़कर वहाँ खुद बसती रही और इस प्रकार जनसंख्या की बुनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में आर्यों का आगमन के बाद बाहरी लोग
के जो आगमन हुए उनके दायरे बहुत ही सीमित थे। उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ा, किंतु उससे यहाँ की बुनियादी जनसंख्या के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए कि ऐसे कुछ परिवर्तन भारत में भी हुए हैं। सीथियन और हुड़ लोग तथा उनके बाद भारत आने वाली कुछ अन्य जातियों के लोग यहाँ आकर राजपूत की शाखाओं में शामिल हो गए और यहाँ दावा करने लगे कि हम प्राचीन भारतवासियों के संतान हैं। बहुत दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण भारत का स्वभाव भी और देश से भिन्न हो गया। हम ऐसी जाति बन गए जो अपने आप में घिरी रहती हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन हो गया जिन्हें बाहर के लोग न जानते, न समझ पाते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। आगे कहते हैं, जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण हैं। किसी भी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज़ है और दूसरे के साथ खाने पीने या विवाह करने से जाति को लेकर किसी को क्या उज्र होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। आज भी भारतवासियों को दूसरे लोगों से खुलकर मिलने में कठिनाई महसूस होती है। यही नहीं, जब भारतवासी भारत से बाहर जाते हैं तब वहाँ भी एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोग से अलग रहना चाहते हैं। हमने बहुत से लोग इन सारी बातों को स्वयं सिद्ध मानते हैं और हम यह समझ ही नहीं पाते कि इन बातों को दूसरे देश वालों को कितना आश्चर्य होता है, उनकी भावना को कैसे ठेस पहुंचाती है। आगे देखिए, भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार प्रयत्न संकीर्ण होते हैं। यह फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का विरोध आज तक हमारे साथ है और आज भी हम उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। आगे देखते हैं कितना है अभी। चलिए 2 पेज और है। कहते हैं कि जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों सिद्धांत और आचरण का यह विरोध उतना उग्र नहीं दिखाई देता। लेकिन ज्यों-ज्यों राजनीतिक और अधिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होती आई है। आज तो हम आवड़िक युग के दरवाजे पर खड़े हैं। इस युग की परिस्थितियाँ जितनी प्रबल हैं, हमें अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा और इस काम में हम कहीं असफल हो गए तो यह असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी और हम उन अच्छाइयों को भी खो बैठेंगे जिन पर हम आज तक अभिमान करते आए हैं। आगे कहते हैं, जैसे हम बड़ी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, वैसे ही हमारे भारत के इस आध्यात्मिक संकट का भी सामना करना चाहिए। भारत में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेज़ी से आ रही है और हम नाना रूपों से बदलते जा रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का यह अनिवार्य परिणाम है कि उनसे सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लाइन को इम्पोर्टेंट मानिए, इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, अन्यथा समन्वय न तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में रह सकता है न राष्ट्रीय जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक परिवर्तन और औद्योगिक प्रगति तो हो, किंतु हम यह मानकर बैठ जाएं कि सामाजिक क्षेत्र में हमें कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के अनुसार समाज को परिवर्तित नहीं करने से हम पर जो बोझ पड़ेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके नीचे हम टूट जाएंगे। आगे है कि ईसा के जन्म के बाद पहली शताब्दी और उसके पहले के भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वह उस तस्वीर से भिन्न है जो बाद में को मिलती है। उन दिनों के भारतवासी बड़े मस्त, बड़े जीवंत, बड़े साहसी और जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह से युक्त थे तथा अपना संदेश वे विदेश से दूर दूर तक ले जाते थे। विचारों के क्षेत्र में तो उन्होंने ऊंची से ऊंची चोटियां पर अपने कदम रखे और आकाश को चीर डाला। उन्होंने अत्यंत गौरवमयी भाषा की रचना की और कला के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत उच्च कोटि की कार्यत्री प्रतिभा का परिचय दिया। इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक। उन दिनों में
भारतीय जीवन घरों में बंद नहीं था, न तत्कालीन समाज में ही जड़ता या गतिहीनता की कोई बात थी। उस समय एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समग्र भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह भी लहरें ले रहा था। इसी समय दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए और उन्हें अपना उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण से ही बौद्ध मत का संदेश लेकर बोधि धर्म चीन पहुंचा। इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर दक्षिण दोनों एक थे और वे परस्पर एक दूसरे के पोषण भी करते थे। आगे कहते हैं, इसके बाद पिछली शताब्दी का समय आता है, तब पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भाषा में कृत्रिमता और स्थापत्य में सजावट की भरमार इसी पतनशीलता का प्रमाण है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ आकर हमारे विचार पुराने विचारों की आवृत्ति बन जाती है और कार्यत्री शक्ति दिनों दिन क्षीण होने लगती है। शरीर और मन दोनों ही साहसिकता से हम भय खाने लगते हैं तथा जाति प्रथा का और भी विकास होता है एवं समाज के दरवाजे चारों ओर से बंद हो जाते हैं। पहले की तरह बातें तो हम अब भी ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे विश्वास से भिन्न है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहाँ तक पढ़ा, यहाँ से देखेंगे। इसके बाद पिछली शताब्दी, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। यहाँ देखेंगे, हमारे आचरण की तुलना हमारे विचार और उद्गार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। बातें तो हम शांति और सहिंसा के करते हैं, मगर काम हमारे कुछ ऐसे होते हैं सिद्धांत तो हम सहिष्णुता का घबराते हैं, लेकिन भाव हमारा यह होता है कि सब लोग वैसे ही सोचें जैसे हम सोचते हैं। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। और जब भी कोई हमसे भिन्न प्रकार से सोचता है, हम उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। घोषणा तो हमारी यह है कि स्थिति प्रज्ञ बनना अर्थात कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा आदर्श है, लेकिन काम हमारे बहुत नीचे से धरातल पर चलते हैं और बढ़ती हुई अनुशासनहीनता हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में नीचे ले जाती है। आगे कहते हैं, जब पश्चिम के लोग समुद्र के पार से आए थे, तब भारत के दरवाजे के खास दिशा की ओर खुल गए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता बिना किसी शोरगुल के धीरे धीरे इस देश में प्रविष्ट हो गए। नए भावों और नए विचारों को हम पर हमला किया और हमारे बुद्धिजीवी अंग्रेज बुद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। हम मानसिक आंदोलन बाहर की ओर वातायन खोलने का यह भाव अपने ढंग पर अच्छा रहा, क्योंकि इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा बहुत समझने लगे। मगर इससे एक दोष भी निकला, वह था कि हमारे ये बुद्धिजीवी जनता से विच्छिन्न हो गए। क्योंकि जनता विचारों की इस नई लहर से अप्रभावित थी। परंपरा से भारत में चिंतन की जो पद्धति चली आ रही थी वो टूट गई। फिर भी कुछ लोग उससे इस ढंग से चिपके रहे जिसमें न तो प्रगति थी, न रचना, नई उद्भावना, और जो पूर्ण रूप से नई परिस्थितियों से असंबद्ध थी। पाश्चात्य विचारों से भारत का जो विश्वास जगा, अब वह भी हिल रहा था। नतीजा यह था कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं, न नवीन, और हम बिना यह जाने बहते हुए जा रहे हैं कि हम किधर को या कहाँ जा रहे हैं। नई पीढ़ी के पास न तो कोई मानदंड है, न कोई दूसरा ऐसी चीज़ जिससे वह अपने चिंतन या कर्म का नियंत्रण कर सके। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि यह खतरे की स्थिति है। अगर इसका अवरोध और सुधार नहीं हुआ तो इससे भयानक परिणाम निकल सकता है। अधिक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे हैं। संभव है यह उसी स्थिति का अनिवार्य परिणाम है, लेकिन आणविक युग में किसी देश को अपना सुधार करने के लिए ज़्यादा मौका नहीं दिए जाएंगे और इस युग का मौका चुकने का अर्थ सर्वनाश भी हो सकता है। आगे कहते हैं कि यह संभव है कि संसार में जो बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं उन्हें हम पूरी तरह समझ सकें, लेकिन इतना तो हमें समझना ही चाहिए कि भारत क्या है और
कैसे इस राष्ट्र ने अपने सामाजिक व्यक्तित्व का विकास किया है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक ना। आगे देखिए, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू कौन से हैं और उसकी सुदृढ़ एकता कहाँ छिपी हुई है। भारत में बसने वाली कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि वो भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यदि भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार या और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे और हम देश की ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो। आगे कहते हैं, मेरा विचार यह है कि दिनकर की पुस्तक इन बातों को समझने में एक हद तक सहायक होगी, इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इसे पढ़कर अनेक लोग लाभान्वित होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो क्लास यहीं तक थी। मुझे लग रहा है कि क्लास लंबी हो गई। चलिए, 1.25 घंटा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो है यूनिट 7 पे मैं चलूँगी। तो आप लोग क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी जो है फ़िलहाल मैंने टेलीग्राम का चैट जो है ऑफ़ कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स को लेकर, है ना। तो मुझे कुछ स्टूडेंट जो है वहाँ पे, बाकी सारे स्टूडेंट्स सब लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने नहीं आते हैं, वो बदमाशियाँ करते हैं, इसलिए मैंने चैट को ऑफ़ कर दिया था। ठीक, तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और संडे को जो है मैं चैट को ऑन कर दूँगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, आप लोग स्वस्थ रहिए।